हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों ध्यान देंगे, आज हम लोग करेंट अफेयर की ये 7वीं क्लास है। क्लासेस बीच में ब्रेक हुई हैं और ब्रेक होने का रीज़न था थोड़ा हम लोग स्टूडियो भी तैयार कर रहे थे और मार्केट में ये मैं देखने गया था कि क्या न्यू मैगजीन आ गई या नहीं। तो इस मैगजीन के बारे में एक बात बताऊँ कि ये मैगजीन अभी लिखी भले मंथली है, लगभग 2 मंथ का टाइम लग जा रहा है इस मैगजीन को आने में। ठीक है, तो एक पर्याप्त समय है हम लोग को भी इस मैगजीन को कवर करने में, तो परेशान नहीं होना है। मैं कोई भी मैगजीन छोड़ूंगा नहीं। जो अभी मार्केट में इसकी न्यू वाली मैगजीन आ गई है, आप लोग उसको लेके रख लें। ठीक है, अब देखिए हम लोग की स्ट्रेटजी क्या होगी। पहले मैं 5 मिनट का टाइम दूंगा, थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान देंगे। 5 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन वो क्लास सीरियस होने वाली है। देखिए आज हम लोग आर्थिक परिदृश्य पढ़ेंगे। ठीक है, आर्थिक परिदृश्य से थोड़ी भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आर्थिक परिदृश्य का हम लोग यहाँ तक टॉपिक खत्म करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आज टॉपिक खत्म करेंगे। तो अब इसके आगे जाएंगे, जब आर्थिक परिदृश्य हम लोग खत्म करेंगे तो फिर वैज्ञानिक परिदृश्य भी हम लोग छोड़ेंगे नहीं, इसको भी कंप्लीट करेंगे। हम लोग थोड़ा सा स्लाइड करके नीचे आएंगे और उस सेक्शन पे आएंगे जहाँ से ये संक्षिप्तियाँ इंपॉर्टेंट होती हैं। संक्षिप्तियाँ देखेंगे आप लोग। तो चूंकि मैं लास्ट में क्या है कि आय दृष्टि पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, लास्ट में आय दृष्टि पढ़ाने वाला हूँ और आय दृष्टि से संक्षिप्तियाँ एक भी बाहर नहीं जाती है। और चूंकि एकदम फैक्चुअली होती है, समझने वाली होती नहीं है, तो याद करना बहुत आसान होता है। ठीक है, इसको सीधा घोटना होता है, समझना होता नहीं है। तो चर्चित व्यक्ति क्या है हम लोग लास्ट में देखेंगे। लास्ट में कब, इसी कुछ मैं दिखा दूंगा। ऐसा होगा कि जो अभी न्यू मैगजीन आ गई है, इन दोनों मैगजीन्स को मैं क्या करूंगा कि इसकी चर्चित व्यक्ति को जोड़ दूंगा और एक दिन दोनों मैगजीन के सारे चर्चित व्यक्ति की एक क्लास ले लूंगा। ठीक है, चाहे वो 1 घंटे की क्लास हो, चाहे जितनी भी क्लास हो। ठीक है, तो चर्चित व्यक्ति का एक क्लास होगी और ये अभी जो मैगजीन हम लोग पढ़ रही है और जो अभी आ चुकी है उसको, तो चर्चित व्यक्ति हम लोग क्या है कि मैगजीन को कंबाइन करके पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लोग जो चर्चित स्थल है, जो अभी आगे मैगजीन जो हम लोग पढ़ रहे हैं और जो आने वाले ड्यूरेशन में जो आ चुकी है, वो भी न्यू मैगजीन इसकी मार्केट में आ चुकी है। तो जो चर्चित स्थल हैं, इन चर्चित स्थलों को भी हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। ध्यान देंगे, चर्चित स्थल, ये दोनों चीज़ हम लोग क्या करेंगे, एक क्लास इसमें लगेगा। जो ये मैगजीन है और जो अभी मैगजीन न्यू वाली आ गई है, इन दोनों को एक साथ हम लोग कंबाइन करके देखेंगे। ठीक है, इसके बाद से प्राइस वगैरह आ जाती है। प्राइस भी हम लोग क्या करेंगे, एक क्लास इसके लिए बनाएंगे। ठीक, और इस मैगजीन को और उस मैगजीन को जोड़ के पढ़ेंगे। तो ये 3 क्लासेस आपकी ऐसी हो गई। अब हम लोग इसके पीछे रीज़न है, अभी बांट के पढ़ने कोई मतलब है नहीं, थोड़ी सी अगर हम लोग पीछे चले योजना और परियोजना में भी हम लोग प्लस 1 क्लास करेंगे। ठीक है, इसमें ये मैगजीन और अगली मैगजीन को हम लोग कंबाइन करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैगजीन मार्केट में आ गई है तो कंबाइन करके पढ़ लेंगे तो फ्लो भी नहीं टूटेगा, हम लोग के लिए ठीक भी रहेगा। ठीक, आयोग और समितियां, ये सब चीज़ें, मतलब जो संक्षिप्तियां है ना, संक्षिप्तियां मैं क्या करूंगा कि दोनों को जोड़ के पढ़ाऊंगा। सेम चीज़ जो उसकी पढ़ाऊंगा वही इसमें से उठा के पढ़ा दूंगा, तो दोनों कंबाइन करके पढ़ाऊंगा, तो संक्षिप्तियां एक साथ चलेगा। तो संक्षिप्तियों का हम लोग का जो टारगेट रहेगा वो इस तरह से रहेगा। ठीक है, खेल वाला इसमें बता दूं, जो खेल वाला पोर्शन है वो हम लोग अभी किसी भी मंथली मैगजीन से नहीं करेंगे, किसी भी मंथली मैगजीन से नहीं करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग लास्ट में आय दृष्टि से देखेंगे, वहीं पे हम लोग का काम हो जाएगा। तो आय दृष्टि से हम लोग देखेंगे, यानी हम लोग जो खेल वाला टॉपिक है, खेल परिदृश्य, ये हम लोग बिल्कुल देखने वाले नहीं है। लास्ट मंथ में जब एकदम 15 दिन पहले आय दृष्टि आती है, वहां से खेल का सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है और मैं एकदम इंपॉर्टेंट ढूंढ के पढ़ाऊंगा, तो आपको परेशान होना भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि लास्ट में आपको परेशानी होने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ मेंस के लिए कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, तो ये मेंस के लिए, तो इसको हम लोग देख लेंगे लास्ट में। ठीक है, अब हम लोग के पास पढ़ना कितना है, तो हम लोग यहाँ से बेसिकली केवल बहुत कम बचा हुआ है मैगजीन हम लोग का ये, और परेशान आप लोग को नहीं होना है। देखिए मैं बताता हूँ कि कहाँ तक हम लोग को पढ़ना है अभी तत्काल में, बिना हम लोग को देर किए जो पढ़ना है। ठीक, तो मैं इसको कंटिन्यूटी के साथ कोशिश करूँगा जल्द से जल्द, जो अभी उस मैगजीन से कंबाइन नहीं करना है वो एक साथ पढ़ा देता हूँ मैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं निकाल लूँ पेज, आयोग समिति। ठीक है, वैज्ञानिक परिदृश्य तक हम लोग क्या करेंगे कि इसी मैगजीन से पढ़ेंगे, बिना रुके हुए एकदम। ठीक है, टू द पॉइंट इसी मैगजीन से पढ़ेंगे। देखिए यहाँ तक पेज नंबर 58 तक हम लोग क्या करेंगे, इस मैगजीन से पढ़ेंगे। पेज नंबर 58 से पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो मार्केट में न्यू मैगजीन आ गई है, ठीक है, उस न्यू मैगजीन को देखेंगे। भाई ये लिखने नहीं दे रहा है, मुँह हटा दें। ठीक है, शुरू आ गया है तो थोड़ा परेशान कर रहे हैं। ठीक है, तो 58 के बाद से क्या करेंगे हम लोग कि मार्केट से जो न्यू मैगजीन आई है ना, उसको उठा लेंगे हम लोग। मार्केट से जो न्यू मैगजीन आई है उसकी राष्ट्रीय घटनाक्रम को, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को, आर्थिक घटनाक्रम को और वैज्ञानिक परिदृश्य, ये 4 टॉपिक हम लोग क्या करेंगे, न्यू मैगजीन से देख लेंगे। ठीक है, न्यू मैगजीन से। उसके बाद से जब हम लोग वहां से संक्षिप्तियां स्टार्ट हो जाएंगी न्यू मैगजीन की, तो इस मैगजीन को और उस मैगजीन को कंबाइन करके पढ़ेंगे। अब मेरा जो कहने का मतलब है आप लोग समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा था। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, चीजें स्टार्ट करते हैं। ठीक, ये समझ जाएगा कि सेकेंड लास्ट क्लास होगी इस मतलब ये कंटिन्यूटी ब्रेक ना होने की। ठीक है, इसके बाद से क्लास और आएगी, फिर हम लोग न्यू मैगजीन को स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आएगी तो आप लोग कमेंट करके बता देंगे, फिर मैं एक वीडियोस
दोनों मैगजीन का मैं दिखा के आप लोग को बता दूंगा। देखिए अब यहाँ से हम लोग आर्थिक परिदृश्य देख रहे हैं। बेसिकली ये मेंस के लेजर से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब मुझे इसे पढ़ा तो मुझे लगा ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग एकदम सीरियस लगेंगे। प्री और मेंस ध्यान देंगे। अभी जो मैं करंट पढ़ा रहा हूँ केवल प्री के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसको मैं प्री और मेंस दोनों के लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। यूपी पीसीएस यानी जो पीसीएस स्तरीय एग्जाम है उसमें ध्यान देंगे। खासतौर पर जो यूपी पीसीएस का एग्जाम है, ये जो क्लास होने वाली है ये यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के लिए और यूपी पीसीएस के मेंस के लिए। ये एकदम फोकस्ड क्लास है, समझ जाना। इससे बेहतरीन क्लास मैगजीन, मेरा मन है इस मैगजीन को कोई और नहीं पढ़ाएगा। हालांकि इस दुनिया में वीरों की कमी नहीं है, कोई भी पढ़ा सकता है, ठीक है। जब तक नहीं कोई दिख रहा है तब तक मैं बोल लेता हूँ खुद को। अब आइए हम लोग देखते हैं। अभी तक ये जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट जारी करती है और वो रिपोर्ट है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 35, ठीक है। ये एक रिपोर्ट है। अभी इसका जो नया संस्करण है वो जारी किया गया है और जो नया संस्करण जारी किया गया है उसके नाम से जारी किया गया है रिकवरी कोविड-19 क्राइसिस थ्रू अ माइग्रेशन लेंस, ठीक है। ये बेसिकली इंग्लिश में लिखा हुआ भी आप लोग देख लेंगे। मैं कोशिश किया मैं ठीक से पढ़ दूँ, ठीक है। तो ये इस नवीन संस्करण का नाम है। तो हो सकता है कि ये जो टाइटल है यही पूछ दे आपसे पेपर में। अपने दिमाग में क्या रखना है कि जो ये रिपोर्ट हिंदी में देखेंगे वैश्विक प्रेशर पर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, ठीक है। तो जो माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 35 रिपोर्ट है ये किसके द्वारा जारी की जाती है? पेपर में एक तो डायरेक्टली क्वेश्चन ये बन के आएगा, अपने दिमाग में रखना है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। सीधी सी बात है, याद रखना सब लोग को, वर्ल्ड बैंक यही याद कर जाना है, बहुत परेशान नहीं होना है। इस रिपोर्ट में कई सारी बातें लिखी गई हैं और जो इस रिपोर्ट में बातें लिखी गई हैं वो मेंस के लहजे से वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्री के लहजे से भी अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ गया, कूट में क्वेश्चन आ जाएगा तो इंपॉर्टेंट है, वरना ये ज्यादा मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल आप लोग सीरियस लेंगे। ये रिपोर्ट कहती है कि वैश्विक स्तर पर, यहां पे क्लियरली आप लोग ध्यान देंगे, ये रिपोर्ट अभी भारतीय स्तर पर आगे बताती है। पहले ये कहती है कि वैश्विक स्तर पर क्या है कि 751 बिलियन डॉलर का, ध्यान देंगे 751 बिलियन डॉलर के धन संप्रेषण का पूर्वानुमान है, क्योंकि ये वर्ष 2021 के दौरान, ठीक है, इतने का पूर्वानुमान लगाया गया है। इस चीज को ध्यान देंगे। पिछले वर्ष की तुलना में कितने परसेंट की ग्रोथ है यही पेपर में आएगा। तो पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा कि हाल ही में जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार कि पिछले वर्ष यानी वर्ष 2020 की तुलना में इस वर्ष कितने प्रतिशत का धन संप्रेषण में वृद्धि का पूर्वानुमान या अनुमान लगाया गया है। तो 6.5% का लगाया गया है। ये एकदम फिगर अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। सेकंड हाईलाइटेड आप लोग देखिए, तो यहां पे भारत की क्या स्थिति इसके बारे में चर्चा कर रहा है। कह रहा है वर्ष 2021 में भारत में जो 87 बिलियन डॉलर जो प्रेषण है, ठीक है, रिमिटेंस जो है वो प्राप्त होने का अनुमान है। ये 87 बिलियन डॉलर इंपॉर्टेंट उतना ही नहीं है। हालांकि ये 87 बिलियन डॉलर जो है ना ये अपने जीडीपी की 3% है। यानी ये कहना चाह रहा है कि वर्ष 2021 में जो रिमिटेंस प्राप्त हुआ है वो जीडीपी का 3% है और यही वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन क्या कहा मैं फिर बता देता हूं कि वर्ष 2021 में माइग्रेशन, ये रिपोर्ट क्या है, इस रिपोर्ट का नाम है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट। तो वर्ल्ड बैंक के माइग्रेशन एंड ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार कितने 87 बिलियन डॉलर या ऐसे कुछ लिख देगा कि 87 बिलियन डॉलर, अगर नहीं भी लिखेगा तो लिख देगा कि कितनी धन का संप्रेषण हुआ है, जो वो कितनी जीडीपी, मतलब कितने जीडीपी के बराबर है। बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूं, आपको ये याद रखना है कि देश की 3% जीडीपी के बराबर है, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना है। ये बेसिकली मेरा फोकस है और मैं इसीलिए इसको हाईलाइट कर लिया हूं, ठीक है। तो देश की जीडीपी की 3% है, ये अपने दिमाग में रखना है और यही आपको याद करना है। ये मेंस में भी काम के लायक है। प्री में तो मेरा मानना है कि ये डायरेक्टली क्वेश्चन बन के आएगा ही आएगा। बिहार पीसीएस यहां से भी 87 बिलियन डॉलर भी पूछ सकता है। यूपी पीसीएस 87 बिलियन डॉलर चांस है कि नहीं पूछेगा, लेकिन 3% के क्वेश्चन है कि ये वाला इस टाइप के क्वेश्चन यूपी पीसीएस पूछती है तो पूछ सकती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो बताना चाह रहा हूँ आप लोग समझ गए। और ध्यान देंगे कि जो ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट कहती है कि जो सबसे ज्यादा धन का प्रेषण हो रहा है, ठीक है, डॉलर में जो धन का प्रेषण हो रहा है यानी रिमिटेंस हो रहा है, यहाँ पे देख लेंगे इंग्लिश लिखा हुआ है, वो भारत में हो रहा है। यहाँ पे रिपोर्ट देखेंगे, कह रहा है कि वैश्विक स्तर पर भारत सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्त करता देश है, यानी रेमिटेंस प्राप्त करता देश है। यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है, रिमिटेंस प्राप्त करता देश है, ये रिपोर्ट कहती है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख के चल जाओ, 110% ये आपके पेपर में आने वाला है। पेपर में क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाएगा कि वैश्विक स्तर पर कौन सा देश सबसे बड़ा प्रेषण अर्थात रिमिटेंस प्राप्त करता देश है। तो ध्यान देना है, अपना भारत महान। इसके बाद से चाइना का नंबर है सेकंड रैंक पे, फिर मैक्सिको है, फिलीपींस है, मिस्र है। ये याद नहीं करना है, दिमाग में रखना है कि जीडीपी का हालांकि परसेंटेज भारत का 3% है, ठीक है। इस चीज को ध्यान देंगे। ये चार्ट भी अपने दिमाग में रहेगा, तो भी जो चीज समझना चाह रहे हैं आप लोग वो समझ जाएंगे। ये ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2022 के लिए जो प्रेषण है, जो रेमिटेंस है, उसका अनुमान लगाया गया है और माना गया ये इस बार, ठीक है, 89.6 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है, ठीक है। अभी कितना है? तो अभी ये 87 बिलियन डॉलर, ठीक है। अभी कितना है? तो अभी 87 बिलियन डॉलर है और
अगले साल एक वर्ष बाद इसका जो अनुमान है वो कितने बिलियन डॉलर का अनुमान है, 89.6 बिलियन डॉलर का अनुमान है। तो ये एक चेंजिंग आपको देखने को मिलेगा कि अगले वर्ष का भी 2022 का भी अनुमान है। तो चांस है कि यहाँ से भी पेपर में क्वेश्चन बन के आ जाए। तो अपने को दिमाग में रखना है 87 बिलियन डॉलर अभी है, ठीक है, 87 बिलियन डॉलर अभी है, यानी वर्ष 2021 का अनुमान है। और वर्ष 2022 का क्या अनुमान है, तो वर्ष 2022 का अनुमान है 89.6, ठीक है। चूंकि ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है तो वहां पे वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ फैक्ट्स बताया है, इसको आप लोग देख लेंगे। कह रहा है कि वर्ष 1944 में इसका निर्माण IBRD के नाम से किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के नाम से किया गया था, ठीक है। जिस सम्मेलन के दौरान इसका निर्माण किया गया था उस सम्मेलन का नाम है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। यूपीपीसीएस यहां से क्वेश्चन कई बार पूछी हुई है, ठीक है। ट्रेडिशनली भी ये काफी इंपॉर्टेंट रहा है। तो वर्ष 1994 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी, जिस नाम से की गई थी वो नाम था अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, IBRD के द्वारा इसका नाम रखा गया था, मतलब IBRD इसका नाम लिखा गया था। वर्तमान में इसके 189 मेंबर्स हैं। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, जो कि USA में पड़ता है। अध्यक्ष इसके कौन है इस वक्त, तो इसकी अध्यक्ष इस वक्त है डेविड मॉलपास, ठीक है, ये ध्यान देंगे। मेरा मानना है यहाँ पे आप लोग को ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन याद रहना चाहिए, इसका मुख्यालय याद रहना चाहिए। ये दो चीज अगर याद है, इसके साथ अगर ये आपको IBRD भी याद रहेगा तो काम चल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एक रिपोर्ट यहाँ पे देखेंगे, लीड्स रिपोर्ट 2021। ये वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। आइए हम लोग देखते हैं। ये रिपोर्ट बेसिकली वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। अभी पीयूष गोयल जी ने इनको जारी किया है, तो ध्यान देंगे लीड्स रिपोर्ट 2021 के बारे में हम लोग ध्यान देते हैं। मैं यहाँ पे इसको जूम करता हूँ। देखिए लीड्स का यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा है, आप लोग देख लेंगे। तो यहाँ पे लीड्स का फुल फॉर्म लिखा है लॉजिस्टिक्स ईच अक्रॉस डिफरेंट स्टेट रिपोर्ट्स 2021, ठीक है। शॉर्ट में इसका नाम है लीड्स रिपोर्ट 2021। ये रिपोर्ट क्या कहती है? ये रिपोर्ट, पहली बात तो ये है कि जो इस रिपोर्ट का आधार है, यहाँ पे ध्यान देंगे, इस रिपोर्ट, ये तीसरी रिपोर्ट है। पहली मतलब है कि ये तीसरा संस्करण है। अपने दिमाग में ये तो ये रखेंगे कि अभी जो 2021 की रिपोर्ट जारी की गई है, लीड्स रिपोर्ट 2021, ये तीसरा संस्करण है। एक तो अपने दिमाग में ये रखनी है। दूसरी बात क्या रखनी है, ये रिपोर्ट किसके आधार पर तैयार किया गया, यानी भारत सरकार की, यहाँ पे देखेंगे लिखा है अर्न्स्ट यंग LLP, ठीक है, इसके द्वारा ये रिपोर्ट तैयार किया गया है, ठीक है। तो एक तो ये पेपर में आ सकता है, इसको नाम याद रख लेंगे, ठीक है। यहां पे नाम लिखा है अर्न्स्ट यंग LLP, ठीक है। तो ये नाम याद रख लेंगे, स्टार बना लीजिए इसको, थोड़ा अजीब सा नाम है, और इसको देख लेना है। तो ये भी वाणिज्य मंत्रालय का एक विभाग है, इसके द्वारा इसको तैयार किया गया है। तो ये एक PP में क्वेश्चन बन के, मेरा मानना है कूट वाले में अगर क्वेश्चन बनता है तो वहां पे शामिल कर लीजिएगा। तीसरा, ये फैक्चुअली एकदम ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 2017 तक ऐसे ट्रेंड रहे हैं कि संस्करण कौन सा रहा है, ये पेपर में क्वेश्चन बनता रहा है, ठीक है। इस रिपोर्ट में जो अभी नवीनतम ये रिपोर्ट 2021 वाली आई है, इस रिपोर्ट में ध्यान देंगे किस आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की गई है। तो यहाँ पे लिख रहा है, मतलब फोकस एरिया इसका क्या है, इसका केंद्रित विषय क्या है, ठीक है। या हम लोग कह सकते हैं कि ये किस जगह पे फोकस है, ठीक है, किस जगह पे केंद्रित है। तो कह रहा है कि राज्य के घरेलू आयात निर्यात, लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम के विश्लेषण के साथ साथ समग्र मूल्यांकन ढांचे में सुधार को भी इसमें शामिल किया गया है। एक्चुअली होता क्या है, जो इसकी पहला संस्करण आया था उसमें इतनी चीजें शामिल थी, यहां से यहां तक की चीजें जो है ये इसके पहले प्रथम संस्करण में भी शामिल थी, ठीक है। जैसे देखेंगे आप लोग, इसका पहला संस्करण यहां पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे आयात निर्यात जो व्यापार है इस फोकस था, और जो लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम की दक्षता का आकलन किया जाता था। तो ये बेसिकली ये दो चीजें क्या है ना कि इसके प्रथम संस्करण में भी शामिल है, ठीक है। तो बेसिकली क्या कर रहा है कि धीरे धीरे इसी को अपग्रेड कर रहा है, इसकी जो केंद्रित विषय है उसी को थोड़ा थोड़ा विस्तार कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, अपने को कुछ कीवर्ड्स याद रखना है कि जो अभी का है उसका फोकस क्या है। आयात निर्यात एक कीवर्ड है, तो अपने दिमाग में ये वो कीवर्ड याद रखना है, ठीक। लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम दिमाग में रखना है, ये दो तीन चीज अपने दिमाग में रखनी है। हालांकि अब तक हम लोग जो पढ़े हैं इनमें से केवल और केवल क्या इंपॉर्टेंट है, इनमें से केवल और केवल इसका तीसरा संस्करण इंपॉर्टेंट है। जो लोग अब तक का बकवास समझ में नहीं आएगा वो लोग ध्यान देंगे, उनको केवल क्या याद रखना है, उनको एक तो ये याद रखना है कि ये स्टार बनाता हूं मैं कि तीसरा संस्करण है, ये किसके द्वारा तैयार किया गया है, ठीक है। तो अर्न्स्ट यंग LLP, ठीक है, इसके द्वारा ये तैयार किया गया है, इस चीज को ध्यान देंगे। और वाणिज्य मंत्रालय की रिपोर्ट नहीं तैयार रहेगी तो कोई बात नहीं है। इसमें रैंकिंग क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली देखेंगे इनमें जिन संकेतकों का यूज किया जाता है, 21 संकेतक लगभग माने जाते हैं, उन संकेतकों की कुल 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो पेपर में इन तीनों श्रेणियों के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि वो 3 श्रेणियां कौन सी हैं या इनमें से कौन सी श्रेणी शामिल नहीं है। तो पहली श्रेणी इसमें एक अवसंरचना है, दूसरी श्रेणी इसमें सेवा है, और तीसरी जो इसकी श्रेणी है वो संचालनात्मक और विनियामक पर्यावरण, ठीक है। इस चीज को ध्यान देंगे, ऑपरेटिंग एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, ठीक है। ये इसका तीसरा सीरीज है, तीसरी श्रेणी है। तो 3 श्रेणी इसमें है, यानी 3 इसके पार्ट्स हैं इनके संकेतकों के। एक अवसंरचना है,
दूसरा जो है इसका वो सर्विस सेक्टर है, तीसरा इसका संचालनात्मक एवं विनियामक पर्यावरण। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं ये बता देता हूँ। यहाँ से क्वेश्चन ये देगा कि लीड्स रिपोर्ट जो है उनमें जो संकेतक है वो उनके संकेतकों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है या निम्नलिखित में से किस श्रेणी के रूप में विभाजित नहीं किया गया है। तो ध्यान देंगे उसमें से 3 ऑप्शन कहीं ना कहीं रहेंगे, कहीं अवसंरचना रहेगा उसको सही मानना है, सेवा को भी सही मानना है और संचालनात्मक और विनियामक पर्यावरण को भी सही मानना। तो ये 3 चूंकि है ऑप्शन 4 होते हैं तो चौथा इसमें से कोई और एंट्री करा के आपसे गलत करवा लेगा। ठीक है, इस रिपोर्ट में 3 तरह से इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। एक तो बड़े राज्यों के आधार पे, पूर्वी राज्यों यानी पठारी राज्यों के आधार पे और तीसरा केंद्र शासित प्रदेशों के आधार पे। ठीक है, तो एक रिपोर्ट राज्य आधार पे तैयार किया गया है, दूसरी जो पर्वतीय राज्य हैं उनके आधार पे तैयार किया गया है और तीसरा इसको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, यानी 3 श्रेणी में इसको डिवाइड किया गया है। तो राज्यों के आधार पर देखेंगे गुजरात को फर्स्ट रैंक मिली हुई है, गुजरात इसमें फर्स्ट रैंक है। पूर्वी राज्यों में देखेंगे तो J&K जम्मू और कश्मीर को फर्स्ट रैंक मिला हुआ है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश में तो दिल्ली को फर्स्ट रैंक मिला है। तो पेपर में क्वेश्चन यहीं से आएगा, जो इसकी इंडेक्स है इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि इसमें फर्स्ट रैंक कौन है। तो लीड्स 2021 की सूचकांक में गुजरात को फर्स्ट रैंकिंग मिली है, जम्मू कश्मीर को हिमालयी यानी कि जो पर्वतीय राज्य है उनमें फर्स्ट रैंकिंग मिली है और केंद्र शासित प्रदेशों में आपकी दिल्ली को फर्स्ट रैंक मिली है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश को निम्न स्तरीय यानी सबसे अंतिम पायदान मिला है। ध्यान देंगे अली यहाँ पे सुधार में अभी देखें सबसे अंतिम स्थान की हम लोग बात करेंगे तो बिहार का सबसे अंतिम स्थान है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे मैंने यूपी बोल दिया है, बिहार को सबसे अंतिम स्थान है। ठीक है, यहाँ पे बिहार ध्यान देंगे बीपीएससी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। बिहार को यहाँ पे सबसे लास्ट रैंक मिली है। बिहार की जो स्कोर है वो 2.77 है। ध्यान देंगे बिहार का स्कोर कितना है, 2.77 है। यूपी का स्कोर अगर पूछेगा कितना है तो यूपी का स्कोर 3.25 है, याद रखेंगे। यूपी पीसीएस वाले याद रखेंगे यूपी का स्कोर कितना है, तो यूपी का 3.25 है। एक्चुअली क्या कह रहा है कि उल्लेखनीय सुधार करने वाले राज्य कौन से हैं, तो सर्वाधिक उल्लेखनीय सुधार करने वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ये चीज अपने दिमाग में रखना है, सर्वाधिक उल्लेखनीय सुधार करने वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। तो एक तो अपने दिमाग में ये चीज रखना है। आगे यहाँ पे एक जब जैसे इसको एक्चुअली मेंस के वजह से कंक्लूड किया है और बोल रहा है कि निष्कर्ष क्या निकलेगा ओवरऑल रिजल्ट का, तो कह रहा है कि 2025 में हम लोग का टारगेट क्या है कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना हमारा टारगेट है। और कह रहा है कि इस रिपोर्ट की बेनिफिट्स ये हैं कि इस टारगेट को अचीव करने में भूमिका निभाएगा। पेपर में देखेंगे तो आरओ के पेपर में ये डायरेक्टली क्वेश्चन बन के आया है कि $5 ट्रिलियन की जो हम लोग की टारगेट है इकोनॉमी बनाने का वो कब तक है, तो याद रखेंगे 2025 तक है। सेम इसी प्रोसेस में क्वेश्चन वर्ष 2020 में भी ये क्वेश्चन बन के आया हुआ है। वर्ष 2020 के आप लोग यूपी पीसीएस प्री का क्वेश्चन उठाएंगे, वहाँ पे ये क्वेश्चन साफ साफ दिया हुआ है। तो लीड्स रिपोर्ट हम लोग क्या देखें, पहली बात ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ध्यान देंगे ये रिपोर्ट जारी किया जाता है अर्नस्ट यंग एंड यंग LLP के द्वारा जारी किया जाता है। तीसरा संस्करण है। और यहाँ पे अगला फैक्ट क्या देखेंगे कि इसकी जो संकेतक है उनको 3 आधारों पर डिवीजन किया गया है। एक आधार है उसका संरचना, दूसरा आधार है इसका सेवा और तीसरा आधार है संचालनात्मक विनियामक पर्यावरण। एक्चुअली इसके जो अंदर के संकेतक हैं मैं उसको इसलिए नहीं पढ़ा हूँ क्योंकि आपको याद भी नहीं रहेगा और पढ़ाने में आपको इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये याद नहीं करना है, बस दिमाग में अपने रखना है कि बस ये 3 आधार हैं, आपको याद भी नहीं होना है, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे रिपोर्ट की कंक्लूजन क्या निकला है, तो जो राज्य स्तर में गुजरात को फर्स्ट रैंक मिली है। हिमालयी स्तर में आप देखेंगे जो हिमालयी क्षेत्र हैं उनमें जो हिमालयी राज्य हैं उनमें J&K को जम्मू कश्मीर को मिला है। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली को मिला है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक उल्लेखनीय सुधार करने वाला राज्य है। सबसे निम्नतर स्थिति किसकी है, तो बिहार पीसीएस की, सॉरी बिहार की है। ठीक है, बिहार पीसीएस में ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बिहार पीसीएस बोल दिया। रैंकिंग इसकी 2.77 है। यूपी की जो मार्क्स है वो 3.25 है। भारत की कब तक टारगेट है कि भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना ले, तो 2025 तक भारत का टारगेट है। नेक्स्ट देखेंगे कृषि उड़ान योजना 2.0। तो कृषि उड़ान योजना 2.0 क्या है, इस चीज को हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो एक्चुअली इसका ये टारगेट क्या है, इस योजना का उद्देश्य क्या है कि हवाई परिवहन द्वारा कृषि उत्पादों के परिवहन को सुविधाजनक बनाना और उनको प्रोत्साहित करना। ठीक है, ध्यान देंगे इसका उद्देश्य क्या है कि हवाई परिवहन के माध्यम से जो कृषि उत्पाद हैं उनके परिवहन को सुविधाजनक बनाना। यानी एक तो वो इजिली जो जल्दी खराब होने वाली फल है या हम लोग कह सकते हैं जो भी उत्पाद है उनको सुविधाजनक हो, जहाँ तक उसको उद्देश्य उसको पहुँचाने का वहाँ पे इजीली पहुँच जाए, ताकि जो प्राइस वगैरह है जो खराब वगैरह हो जा रहा है प्रोडक्ट वो खराब ना हो। ठीक है, और उसके उत्पादन को प्रोत्साहित कर सके। ठीक है, जैसे सब्जियां क्या है कि ट्रक फार्मिंग को ही देखें हम लोग, हालांकि मैं इससे हट के बोल रहा हूँ। तो ट्रक फार्मिंग का उद्देश्य क्या है कि वो डिस्टेंस बेसिकली जिसको एक रात में एक ट्रक के माध्यम से उस माल के द्वारा पहुंचा दिया जाए। ठीक, अब सपोज कि अगर ट्रक फार्मिंग ना रहे, मतलब सपोज कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, वो डेवलप ना रहे, जो रोड वगैरह है वो टूटा रहे। ठीक, अब क्या कि मान लीजिए कि या रोड रहे ही ना रहे। ठीक, अब सपोज कि यहाँ पे आपकी मार्केट है,
आप सब्जी उपजा ले रहे हैं, कई सारी सब्जियां क्या होती है कि बेसिकली 2 दिन, 2.5 दिन, 1 दिन इसमें खराब हो जाती है। अब अगर वो सब्जी आपको क्या है कि मार्केट में लाने में ही आपको 2 दिन लग गया, तो एक तो जाहिर सी बात है कि सब्जी की क्वालिटी क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। तो सब्जी की क्वालिटी जैसे गिरेगी तो इसकी प्राइस क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। जब किसान की प्राइस गिर जाएगी तो उसको लाभ जब मिलेगा तो वो उस पर्टिकुलर उस सब्जी को उपजाने में इंटरेस्ट नहीं रखेगा, प्रोत्साहित नहीं रहेगा। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट ऐसे सोर्सेज दे दे जिसके माध्यम से उसके उत्पाद सुविधाजनक तौर पे और जो जहाँ पे जो प्राप्ति स्थल है या हम लोग कह सकते हैं जो मार्केट है वहाँ पहुँच जाए, तो नो डाउट कि इससे किसान क्या होंगे, प्रोत्साहित होंगे। ठीक है, तो इसका ये टारगेट है। आगे कह रहा है कि कृषि उड़ान योजना जो 2.0 है, इसको भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के द्वारा 100% की हिस्सेदारी वाली एक कंपनी है, उसका नाम है, ठीक है, उसका नाम है आई क्लॉज, और वाणिज्य मंत्रालय की एक हम लोग कह सकते हैं एजेंसी है, उसका नाम है इन्वेस्टमेंट इंडिया। इन दोनों के द्वारा तैयार किया जा रहा है। यानी कृषि उड़ान योजना 2.0 को कौन कौन तैयार कर रही है, तो इसको 2 एजेंसियां तैयार कर रही हैं। एक उसमें है आई क्लॉज, इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, एक एजेंसी है आई क्लॉज और दूसरी एजेंसी है इन्वेस्टमेंट इंडिया, इन्वेस्ट इंडिया। ठीक है, ये 2 एजेंसियां हैं। हालांकि ध्यान देंगे जो आई क्लॉज है वो किसकी है, तो आई क्लॉज भारतीय विमान प्राधिकरण की है, 100% इसकी हिस्सेदारी है इसमें। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट इंडिया ये किसकी है, तो इन्वेस्टमेंट इंडिया अपने दिमाग में रखेंगे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की है। इस चीज को दिमाग में रखना है। और इन दोनों ने ही क्या किया है, इन दोनों के द्वारा मिलकर इसको तैयार किया गया, किसको, कृषि उड़ान योजना 2.0 को। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे उद्देश्य लिखा है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट के प्रयास आपको दिख गए तो गवर्नमेंट 2 गुना किसानों की आय 2 गुना करने में क्या कर रही है, गवर्नमेंट के प्रयास आ जाए तो आप कृषि उड़ान योजना 2.0 को मेंशन कर सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे कह रहा है कि गवर्नमेंट का एग्रीकल्चर टू एविएशन यानी A2A मॉडल के माध्यम से इसका टारगेट क्या है कि किसानों के जो आय हैं उसको उच्चतम कर देना। अर्थात गवर्नमेंट का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी है 2 गुना करना। तो इस 2 गुने लक्ष्य को की प्राप्ति के पीछे इसका ये टारगेट है एग्रीकल्चर टू एविएशन A2A मॉडल जो है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर टू एविएशन मॉडल या आप लोग के सही है कि जो कृषि उड़ान योजना 2.0 है, इस पे आप लोग चर्चा कर लेंगे। कभी भी एग्रीकल्चर बेस्ड क्वेश्चन आए तो ध्यान देंगे। अच्छा, ये कह रहा है कि इसके सहभागिता के 3 चरण है। एक्चुअली क्या है कि तीनों एक दूसरे पे डिपेंड, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर और विमानन दोनों। क्योंकि इसको जैव ईंधन चाहिए, जैव ईंधन की प्राप्ति का सोर्स क्या हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि भविष्य में जो विमान के लिए जैव ईंधन है उसके विकासवादी संभावित उपयोग। ठीक है, तो चूंकि ये भी क्या है, डिपेंड है, तो एक तो जैव ईंधन की प्राप्ति, ठीक है, इसके पहला चरण हो गया। यहाँ पे कह रहा है कि कृषि में ड्रोन का यूज, ठीक है, तो ये दूसरा हो गया। इसका क्या होगा कि निगरानी बेहतरीन हो जाएगी। अगर कृषि में ड्रोन का यूज कर दिए तो एक तो निगरानी बेहतर हो जाएगी, और दूसरी जो रॉ मटेरियल है, बेसिकली रॉ मटेरियल बोलते हैं, उसको हम लोग बोल सकते हैं जो खाद्य सामग्रियाँ हैं, ठीक है, उसको हम लोग देख सकते हैं कि कितना यूज़ किया जाए, कब यूज किया जाए। ठीक है, वो बेसिकली, ठीक है, कि फसल खराब हो रही है अब यूज किया जा सकता है या नहीं। मतलब कहने का मतलब कि ड्रोन के माध्यम से हम लोग कितने यूनिट में या हम लोग को खाद्य सामग्रियाँ यूज करनी है, बेसिकली रसायन वगैरह को यूज करना है, इन सारी चीज़ों की जो समस्या आती है वो उसका निदान किया जा सकता है। ठीक है, और अगला यहाँ पे देख लेंगे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। हाँ, यहाँ पे ध्यान देंगे। कह रहा है ये योजना बेसिकली फोकस क्या है, ये योजना बेसिकली नॉर्थ ईस्ट जो एरियाज है उनके लिए, जो हिली एरिया है उनके लिए, जो ट्राइबल रीजन्स हैं उनके लिए, इन 3 सेक्टर को फोकस किया गया इस पे। तो नॉर्थ ईस्ट सेक्टर को, हिली रेंज को, और जो ट्राइबल्स रीजन है उसको, इन 3 एरियाज को फोकस किया गया है। अब कभी आ जाएगा कि गवर्नमेंट की एफर्ट आ गया कि पूर्वोत्तर के विकास के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, या J&K के विकास के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। क्योंकि J&K भी क्या है कि पहाड़ी राज्य है, तो नो डाउट कि हम लोग यहाँ पे कृषि उड़ान योजना को वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि वहाँ के किसानों की आय को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट कृषि 2.0 योजना का क्रियान्वित कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात क्या पड़ी गई है। कह रहा है कि जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है पहले इस योजना को प्रायोगिक तौर पे इसको लागू करने वाली है। ठीक है, कुल 6 महीने के लिए इसको प्रायोगिक तौर पर लागू किया जा रहा है। तो अभी ये योजना, ठीक है, पूरी तरीके से लागू नहीं है, ये प्रायोगिक आधार पर इस योजना को लागू किया जा रहा है। अपने दिमाग में इस चीज को रखना है। नेक्स्ट अगर हम लोग आएंगे तो कह रहा है कि ये इस योजना के 7 फोकस मार्ग हैं, और जो इसके फोकस उत्पाद हैं उनके बारे में चर्चा की गई है। तो पहले इसका उत्पाद देखेंगे कि कौन कौन से इसके फोकस उत्पाद हैं। तो बेबी कॉर्न है, लीची है, ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट है वो है, सी फूड्स है, अनानास है, ठीक है, अनानास की इंग्लिश मुझे नहीं पता है, नारंगी और संतरा है, दाल फल और सब्जियां हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं बेसिकली, आप लोग देख लेंगे। तो उत्पाद बेसिकली इस कृषि उड़ान योजना 2.0 की जो फोकस उत्पाद है उसको आप लोग देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वो सारा लिखा गया है। ये पेपर में क्वेश्चन बन क्या सकता है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए।
ठीक है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे। तो बेबी कॉर्न है, लीची है, ऑर्गेनिक उत्पाद है, सी फूड है, अनानास है, नारंगी संतरा है, दालें ये वगैरह ये सब चीज़ें हैं। फोकस मार्क कौन कौन सा है, तो अमृतसर और दुबई वाला, ठीक है, अमृतसर दुबई इस चीज़ को ध्यान देंगे। दरभंगा और शेष भारत, सिक्किम से शेष भारत, चेन्नई, विजाग कोलकाता और सुदूर पूर्व वाला जो क्षेत्र है अगरतला, दिल्ली और मुंबई, ठीक है। बेसिकली ये चीज़ भले ना पेपर में आए, लेकिन ये कौन कौन से फोकस उत्पाद है ना, ये जरूर पेपर में आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में रखना कि ये चीज़ इसकी फोकस उत्पाद है, ठीक। ये आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट था। अब मैं एक बार देख लेता हूँ कृषि उड़ान 2.0 को मैं संक्षेप में 1 मिनट के अंदर रिवीजन करा देता हूँ। तो कृषि उड़ान 2.0 क्या है, बेसिकली एग्रीकल्चर में जो किसान है, बेसिकली फार्मर है, उनकी जो इनकम है उसमें वृद्धि के लिए इस योजना को लागू किया गया है। हालांकि अभी ये योजना प्रायोगिक तौर पर लागू की गई है। इस योजना से जो फोकस क्षेत्र है वो पहाड़ी राज्य हैं, जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्र है, जो उत्तर पहाड़ी राज्य हैं वो भी इसमें शामिल है, और जो ट्राइबल्स एरिया है, हम लोग बेसिकली नॉर्थ ईस्ट वाला जो क्षेत्र है वही ट्राइबल्स एरिया भी है फोकस, ठीक है। हालांकि डिफरेंट राज्यों में भी ट्राइबल्स क्षेत्र मौजूद है, ठीक है, तो उनको भी शामिल किया गया है। तो इसका जो फोकस एरिया है वो आपको समझ गया होगा कि पूर्वोत्तर भारत है, पहाड़ी राज्य हैं और जनजातीय क्षेत्र इसमें शामिल है, ठीक है, इसके फोकस है। जिन दो एजेंसियों के माध्यम से इसको तैयार किया जा रहा है वो एक है आईक्लॉज और दूसरी है इन्वेस्टमेंट इंडिया। आईक्लॉज के बारे में बात करूं तो आईक्लॉज भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की 100% हिस्सेदारी वाली एक कंपनी है, जबकि इन्वेस्टमेंट इंडिया वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है, ठीक है। इन दोनों के माध्यम से इसको तैयार किया जा रहा है। उद्देश्य मैंने पहले बोल दिया कि एग्रीकल्चर टू एविएशन जो ये मॉडल है, इसका टारगेट क्या है कि किसानों की आय को वृद्धि करना, ठीक है। नेक्स्ट, ये प्रायोगिक तौर पे है, इसको मैंने पहले ही बता दिया। और जो इसके फोकस उत्पाद है वो बेबी कॉर्न है, लीची है, ऑर्गेनिक उत्पाद है, सी फूड है, अनानास है, नारंगी संतरा, दाल फल सब्जियां हैं। तो ये इसके फोकस उत्पाद है, इसको भी आप लोग को याद कर लेना है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग को देखेंगे वैश्विक कृषि उत्पादकता रिपोर्ट GAP 2021, ठीक है। अब हम लोग इसको देखते हैं। तो यहां पे ध्यान देंगे, यहाँ पे अमेरिका की एक इंस्टीट्यूट है, उसका नाम है वर्जीनिया टेक कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड लाइफ साइंसेज, ठीक है। इसके द्वारा वैश्विक कृषि उत्पाद, ठीक है, ग्लोबल एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी से संबंधित एक वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसका केंद्रीय विषय क्या है, सतत कृषि विकास के लिए जलवायु को मजबूत करना। तो आइए हम लोग फोकस करने पहले इस रिपोर्ट को देखते हैं। तो पहली बात यह होगा कि जलवायु कृषि उत्पादकता जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा जारी की जाती है, तो यूएसए की अमेरिका की एक इंस्टीट्यूट है वर्जीनिया टेक कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड साइंस लाइफ साइंसेज, ठीक है, इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। पहले दिमाग में अपने ये रखना है। इस रिपोर्ट की जो टाइटल है, जो केंद्रीय विषय है, इसको देखेंगे तो इसकी केंद्रीय विषय क्या है, सतत कृषि विकास के लिए, यानी ठीक है, सतत कृषि विकास के लिए अर्थात सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए जलवायु को मजबूत करना, ठीक है, जो क्लाइमेट है उसको मजबूत करना, ठीक। ये इसका मुख्य विषय है, यानी केंद्रीय विषय है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। करा कि इस रिपोर्ट क्या कहती है, ये रिपोर्ट एक अच्छी बात क्या बोलती है, लास्ट में देखेंगे लिखा है। करा कि ये रिपोर्ट कहती है कि यूनाइटेड स्टेट में कृषि उत्पादन वर्ष 1982 के बाद से 36% तक बढ़ा है, ठीक है। ये एक अच्छा डाटा दिया है, ये डाटा आपसे पेपर में पूछ सकता है, ठीक है, डाटा आपसे पेपर में पूछ सकता है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार यूनाइटेड स्टेट्स यानी यूएस में, चूंकि ये यूएस के ही एक एजेंसी है जो इस रिपोर्ट को जारी कर रही है, तो सबसे पहले इसका डाटा यूएस वाला ही देख लेते हैं। तो ये करें 1982 के बाद से 36% की ग्रोथ देखी गई है कृषि के उत्पादन में, ठीक है। अब ये भारत के बारे में भी बोली है, तो भारत के बारे में भी देख लेंगे। ये रिपोर्ट एक बात कहती है कि जो लैटिन अमेरिकी और जो कैरेबियन कंट्रीज है वहाँ पे सर्वाधिक विविध पारिस्थितिकी तंत्र वाले क्षेत्र हैं। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि वैश्विक कृषि उत्पादकता रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक विविध पारिस्थितिकी तंत्र वाले क्षेत्र कौन से हैं, तो लैटिन अमेरिका है और कैरेबियन क्षेत्र है। या डायरेक्टली भी पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि विश्व के सर्वाधिक विविध पारिस्थितिकी तंत्र वाले क्षेत्र कौन से हैं, आपको आंसर देना है लैटिन अमेरिका और कैरेबियन एरिया। बेसिकली जो पूरी कैरेबियन क्षेत्र है, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे ये सर्वाधिक विविध पारिस्थितिकी तंत्र वाला क्षेत्र है। यहाँ पे एक 4R तकनीकी के बारे में चर्चा की गई है। इस 4R का मतलब है, पहले R का मतलब है उचित पोषण स्रोत, ठीक है, ध्यान देंगे, यानी राइट न्यूट्रिएंट सोर्स। सेकेंड R का मतलब है उचित दर, यानी राइट रेट। तीसरे R का मतलब है उचित समय, यानी राइट टाइम। और चौथे का मतलब है उचित स्थान, यानी राइट प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे 4R जो तकनीक है, उस 4R तकनीक का मीनिंग क्या है, तो वो आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अपने दिमाग में रखेंगे चारों R का मतलब ये है, ठीक है, इसको एक बार जरूर देख लेंगे। इस रिपोर्ट की सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मेंस के वजह से है वो देखिए। ये रिपोर्ट एक बात कहती है वर्ष 1961 से लेकर अब तक 21% कृषि उत्पादकता मानवीयकृत जलवायु परिवर्तन के कारण कम हुई है। ये वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको मेंस में आप लोग इजिली यूज कर लेंगे, ठीक है, इसको याद कर जाइए। प्री में क्वेश्चन आए ना आए, ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1961 से अब तक 21% कृषि उत्पादकता मानवीयकृत जलवायु परिवर्तन के कारण कम हो गई है, ठीक है।
हालांकि आगे डाटा जो अफ्रीकी एवं लैटिन अफ्रीकी देश है ये कह रहा है ये सर्वाधिक प्रभावित है, यहाँ पे 34% ये डाटा है, ठीक है। जो वैश्विक स्तर पर जो 21% है वो यहाँ पे 34% है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे क्या कर रहा है कि विश्व की कुल क्षेत्रफल के 36% एरिया पे एग्रीकल्चर यानी कृषि की जाती है। इस चीज को ध्यान देंगे, यानी कृषि के लिए विश्व के 36% क्षेत्र का यूज किया जाता है। कह रहा है कि वर्ष 2050 तक ये रिपोर्ट कहती है कि 90% जो मिट्टी है यानी जो अर्थ सॉइल है वो अपरदन के कारण निम्नीकृत हो जाएगी, यानी डिग्रेडेड हो जाएगी, ठीक है। तो यानी ये कभी भी भूमि निम्नीकरण के ऊपर क्वेश्चन आए तो इसको आप लोग लिख सकते हैं इंट्रो में भी कि XYZ डाटा के अनुसार, अर्थात जो ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट कौन सी है, ये रिपोर्ट है वैश्विक कृषि उत्पादकता रिपोर्ट। तो आप लोग लिख देंगे कि वैश्विक कृषि उत्पादकता रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2050 तक 90% मिट्टी यानी अर्थ सॉइल अपरदन के कारण डिग्रेडेड हो जाएगी, ये डाटा कहती है। इससे इंट्रो स्टार्ट करते हैं कभी भी भूमि निम्नीकरण के ऊपर क्वेश्चन आए तो। अच्छा, मीथेन उत्सर्जन के बारे में ये रिपोर्ट कहती है, कह रही कि मानवीय गतिविधियों ने 37% की ग्रोथ कराई है मीथेन के उत्सर्जन में, ठीक है। अब देखिए, कह रहा कि 37% मीथेन का उत्सर्जन में मवेशियों एवं जो जुगाली पशु हैं उनका योगदान है, ठीक है। जो मीथेन उत्सर्जन में 37% का करा योगदान क्या है, मवेशियों का है। बेसिकली मवेशी क्या करते हैं, जो जुगाली करते हैं, ठीक है। और जुगाली इन द सेंस जब देखेंगे कि मवेशी जब जुगाली करते हैं तो उनके मुंह से सफेद झाग आती है, ठीक है, उसी को कहते हैं जुगाली करना, गाय भैंस जो भी हो, ठीक। तो उनकी कहने वाला कि जब वो जुगाली करते हैं तो मीथेन का उत्सर्जन होता है, और टोटल मीथेन उत्सर्जन में सबसे ज्यादा जो भूमिका है वो किसका है, 37% की, वो मवेशियों का है। तो पेपर में क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है, 37% जो फिगर है वो अपने दिमाग में रखना है। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाटा और क्या देती है, यहाँ पे कभी भी जल संरक्षण से क्वेश्चन है तो इस डाटा को यूज करिएगा आप लोग। कह रहा है कि अकुशल सिंचाई के कारण 40% जो सिंचाई योग्य जल है वो नष्ट हो जाता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान देंगे, 40% सिंचाई जल केवल अकुशल सिंचाई के कारण नष्ट हो जाता है। इससे हम लोगों को पता चला है जो सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियां हैं उनको लागू करना, उनको व्यवहार में लाना कितना जरूरी है। ये कभी भी जल संरक्षण के ऊपर क्वेश्चन है तो इसको आप लोग यूज कर सकते हैं। भारत की क्या स्थिति है उसके बारे में चर्चा कर रहा है, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि भारत ने वर्ष 2010 से लेकर वर्ष 2019 के मध्य तक जो TFP है, अर्थात टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी है, इसमें वार्षिक तौर पर 2.81% तथा इसी अवधि के दौरान जो इसका उत्पादन रहा है वो 3.7% रहा है, ठीक है। इस चीज को ध्यान देंगे, ये फिगर याद कर लेंगे कि डाटा दे रहा है कि भारत में वर्ष 2010 से लेकर 19 के मध्य में जो TFP है, अर्थात टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी है, दर्ज की है, वो वार्षिक तौर पर कितनी दर्ज की है, 2.81 दर्ज की है, ठीक है। और इस अवधि के दौरान जो उत्पादन है वो कितना है, 3.7% रहा है। तो ये बेसिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्या कह रहा है, कह रहा है ये रिपोर्ट कहती है कि 21वीं सदी के अंत तक भारत में ग्रीष्म ऋतु का जो औसत तापमान है वो 5% बढ़ जाएगा, यानी ग्लोबल वार्मिंग पे कभी क्वेश्चन आ जाए तो इस रिपोर्ट को यूज कर सकते हैं, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट जो बोल रहा है ये रिपोर्ट मेंस के वजह से वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे कह रही है कि जलवायु परिवर्तन और तापमान वृद्धि के परिणाम स्वरूप जो खाद्यान्न फसल है, जो खाद्य फसल है, उनकी जो उत्पादकता है, उत्पादकता की यहाँ पे इंग्लिश लिखी है, ठीक है, यील्ड्स, इसमें 2035 तक कह रहा है कि 10% की कमी आ जाएगी। अब सोचिए जलवायु परिवर्तन का निगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, जलवायु परिवर्तन का निगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है कि खाद्य फसलों की जो उत्पादकता है उसमें कमी आ रही है। तो इससे नो डाउट कि जो गरीबी से को संरक्षित करने या भूखमरी से रिलेटेड जो पॉलिसीज चल रही हैं, ठीक है, वो सब प्रभावित होगी, ठीक है। यानी भारत में खाद्य असुरक्षा में वृद्धि दर्ज की जा सकती है, ये रिपोर्ट कहती है वर्ष 2035 तक, ठीक है। ये रिपोर्ट बेहतर है। तो ये रिपोर्ट मेंस के वजह से वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को ध्यान देंगे। खाद्य असुरक्षा के ऊपर क्वेश्चन आए तो भी, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर क्वेश्चन आए तो भी, तो ये सारे अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपके लिए दिमाग में रखना है। अच्छा, ये रिपोर्ट बोलती है कि निम्न माध्यमों का सहायता लेकर उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है, ठीक है। कह रहा कि R&D का विस्तार करके आप लोग इसमें सुधार किया सकता है, विज्ञान को शामिल करके, यानी इसमें साइंस को शामिल करके, ठीक है। अधोसंरचना अर्थात जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनमें सुधार कर लो, सहकारी कृषि जो है, जो कलेक्टिव पार्टनरशिप है उसको बढ़ावा दे लो, ठीक है। और व्यापार जो है उसमें विस्तार करो, ठीक है। जो ट्रेड है उसको एक्सपेंड करके कचरे की कमी में लाना, यानी रिड्यूस वेस्ट, ये सारे उसके मतलब इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि ये सारी वो रणनीतियाँ हैं या ये सारे वो माध्यम हैं जिनके माध्यम से जो ये चीज़ें हैं, जो ये रिपोर्ट है उसको मतलब बेसिकली उत्पादकता में वृद्धि के लॉजिक दिया गया है कि जो जैसे कि क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि वर्ष 2035 तक जो उत्पादकता है वो कम हो जाएगी, तो उत्पादकता को मेंटेन करने के यहाँ पे कुछ लॉजिक दिए गए हैं। तो इसको आप लोग इनमें से कुछ फॉर्म तो मेरा मानना जैसे अधोसंरचना में सुधार, सहकारी कृषि को बढ़ावा देना, ठीक है, व्यापार का विस्तार, हम लोग कह सकते हैं बेसिकली खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विस्तार की बात कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों पर आप लोग काम कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आप लोग का आज की करेंट की क्लास, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको समझ में आ गई। तो फिर धन्यवाद, जय राम जी की क्लासेस का।